अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 14 है। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जी। इसमें हम बेसिकली कंसेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था इस चैप्टर का, उसमें हमने देखा कि कंसेंट क्या होती है, फ्री कंसेंट से क्या मुराद है, और हमने कोर्जन को पढ़ा कि कोर्जन क्या होती है। फिर हम आगे गए तो हमने कल के लेक्चर में अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ा कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, जिसमें कोई पार्टीज़ हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है किसी तरह का, और एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है, वो दूसरे की विल को, दूसरे की कॉन्सेंट को इन्फ्लुएंस करती है मॉरली, इलीगली नहीं। अगर इलीगल किया जाए तरीके से तो वो तो थ्रेट करके या कोई एक्ट करके इलीगल, सही है, जुर्म करके किया जाता है, वो कोर्जन के अंदर आता है। लेकिन अगर मॉरली उसको प्रेशराइज करके अपने लिए कोई अनफेयर एडवांटेज दिया जाए तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। उसमें हमने कहा कि 3 तरह की आमतौर पे कैटेगरीज पाई जाती हैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे कि रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो अगर किसी की, तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ या अब्यूज़ कर सकता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। देन हमने कहा कि जी आपका अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, तो बंदा फिर समझ रहा होता है यार इस शख्स पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये हमेशा मेरे भले का ही सोचता है, तो वो शख्स अगर कभी इन्फ्लुएंस करना चाहे तो वो ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। और कई बार अगर आप एक ऐसे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि बीमारी की वजह से या एज की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लागर हो चुका है, ठीक है, तो वो फिर ऑब्वियसली डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर। तो आप फिर कई बार उधर भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज उस पर करते हैं। अनड्यू, अनड्यू का मतलब क्या है कि नाजायज़ आप उसके ऊपर करते हो, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन में हमारा मकसद ये होता था कि हम अगले बंदे को ज़ोर ज़बरदस्ती करके उस पर या उसके किसी रेलेवेंट पर्सन पे जिसका उसको दुख हो, ऑब्वियसली प्रेशराइज हो जाए जिसकी वजह से, उस पर हम क्वेश्चन अप्लाई करके पर्पस ये होता है कि उसको एग्रीमेंट में लेके आए, कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी वो आना चाह रहा होता है पर्सन, लेकिन हम सिर्फ अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमने कहा जी ऑनस्ट प्रोबेंडी, मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। तो देखें जी वही सिंपल इसका रूल है कि प्रिजम्पशन क्या है। अगर तो प्रिजम्पशन है, कोर्ट में केस गया, प्रिजम्पशन वाले केसेस हैं, वो 3 केसेस की आगे डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अगर उनमें से कोई केस आ गया तो कोर्ट को पहले ही लग रहा है कि यार ये फलां बंदे ने ही जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया होगा, तो वही फिर ऑब्वियसली उसको प्रूफ भी करेगा कि जी मैंने नहीं किया। लेकिन अगर प्रिजम्पशन मौजूद नहीं है तो फिर जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, जो एक्यूज कर रहा है उसको, वो उसको करेगा, ठीक है। इफेक्ट इसका हमने देखा है ये भी वॉइडेबल ही होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें फिर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। या तो रेस्टिट्यूशन हो सकती है, मतलब है कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज़ें थी वो वापस कर दो। या दूसरा ये होगा कि भाई जो आपको जितना हिस्सा मिल चुका है, अगर आप वो वापस नहीं कर पाते तो फिर उतना के हिस्से की आप आगे से कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सेप्ट कर लें। या कोर्ट ये कह सकती है कि चलो अब अगर मैं ये कर दूं कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना होता तो फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो कोर्ट जैसे बेहतर समझे वो कर सकती है। अच्छा जी, आज बड़ा इंटरेस्टिंग आगे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। 2 फ्री कॉन्सेंट किन वजह से होती है, एक है जी फ्रॉड और एक है जी मिस रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों वजहों से फ्री कॉन्सेंट आपकी जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। यही आई मिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है, इतने लंबे से पढ़ेंगे। अच्छा जी, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक आप कह लें कि झूठी इंफॉर्मेशन है, झूठी मालूमात, ठीक है, और ये भी झूठी मालूमात है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में वही गलत फीड की गई है, अब उस गलत इंफॉर्मेशन पर, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पर यकीन करते हुए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं सारी बातें, ठीक है। अब ये एक झूठी मालूमात एक तो हो सकती है कि अनइंटेंशनल, कि भाई देने वाले को भी नहीं पता रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको भी किसी ने ऐसे बताया था, तो ये इसको कहते हैं अनइंटेंशनल, गैर इरादी तौर पे। ये फ्रॉड के अंदर आप झूठी मालूमात दे रहे होते इंटेंशनल, जानबूझ के, इरादतन, ठीक है, इरादी तौर पे आप इंटेंशनली झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, झूठ बोल रहे होते हो, तो ये आपका क्या है जी, फ्रॉड कंसिडर होता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स गलत बताएं बट उसके पीछे आपका इरादा नहीं था बताने का, आपको भी नहीं पता थे फैक्ट्स, आपको भी हकीकत नहीं पता थी, तो दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखें ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों की वजह से कॉन्सेंट तो ऑब्वियसली फ्री नहीं ना रही। हमें फॉर एग्जांपल झूठ जानबूझकर बोला गया, हमने कहा कि जी ये गाड़ी हमने ख़रीदनी है, क्या ये एक्सीडेंटल गाड़ी है,
पूछा भी है उससे, वो कहता नहीं नहीं एक्सीडेंटल नहीं है, हालांकि उसको पता रहा कि एक्सीडेंटल गाड़ी है। अब उसने फ्रॉड किया हमारे साथ, तो हमारी जो कॉन्सेंट थी, हमने सिर्फ इस वजह से गाड़ी खरीदी थी कि गाड़ी दिखने में भी सही है लेकिन एक्सीडेंटल नहीं है, भाई मुझे तो चाहिए ये वाली गाड़ी, अच्छी लग रही है गाड़ी, मैंने उतने पैसे उसके पे किए। लेकिन अब देखें उस बंदे ने झूठ बोला था, फ्रॉड किया था, तो मेरी कॉन्सेंट को एक्सरसाइज किया ना उसने, अपने फ्रॉड की वजह से कॉज किया, उसको डैमेज किया, ठीक है, तो इस वजह से मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं रही। इसी तरह मिसरिप्रेजेंटेशन में भी अगर मुझे झूठ बोला गया है लेकिन उस शख्स को भी नहीं पता झूठ बोला गया, लेकिन ऑब्वियसली झूठ तो है वो, जिसकी वजह से मेरी कॉन्सेंट, अगर मुझे पता होता कि गाड़ी एक्सीडेंटल है तो मैं ना खरीदता, लेकिन अब मैंने खरीद लिया क्योंकि मुझे उसने बताया कि एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस वजह से अगर मुझे एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होती तो मेरी कॉन्सेंट कुछ और होती, तो इसका मतलब ये जो मेरी कॉन्सेंट थी ये फ्री नहीं थी। वह ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं, आज दोनों को डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर का बड़ा ये भी फेवरेट एक टॉपिक है, इसमें से भी अक्सर आया होता है, ठीक है। चलिए फ्रॉड पे आ रहे हैं। पहले फ्रॉड का मतलब क्या है, वो कहते हैं फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब या उसके इल्म में है, मतलब है कि किसी और बंदे ने किया है, कोई और बंदा फ्रॉड कर रहा है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी। एक तो यदि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोमिसर या प्रोमिसरी वो झूठ बोल रहा है जानबूझ के, तो फिर भी फ्रॉड है, या वो खुद नहीं बोल रहा कोई और बोल रहा है। मिसाल के तौर पे गाड़ी की बात हुई तो लेट्स से मैंने कहा यार वो एक उसको ले आते हैं मैकेनिक को, वही बता देगा। अब मैकेनिक कह रहा है कि नहीं सर गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं है, मुझे पता है, मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, मैं वहाँ पे खामोश खड़ा हूँ, मैं उससे झूठ बुलवा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई ये भी फिर मैंने ही फ्रॉड किया है, बात आई समझ। या मेरा एजेंट है वो झूठ बोलता है इंटेंशनली जाके, एजेंट चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, एजेंट जो भी बोल रहा होता है वो समझा जाता है कि वो प्रिंसिपल ही बोल रहा है, बात आई समझ। एजेंट की जुबान असल में प्रिंसिपल की जुबान होती है, एजेंट के कान प्रिंसिपल के कान होते हैं। अगर एजेंट को कोई बात बता दी जाए तो समझो प्रिंसिपल को बता दी गई है, उस कैपेसिटी में हो ऑब्वियसली, अदरवाइज हर बात तो नहीं, उस कैपेसिटी में जिस पर्पस के लिए प्रिंसिपल ने उसको भेजा था आपके पास एजेंट को, उस हवाले से एजेंट साहब जो भी बात करेंगे वो यही कंसीडर किया जाता है कि प्रिंसिपल ने की है, बात आ रही है समझ। तो कहते रहिए अगर वो कोई शख्स खुद फॉलोइंग में से 5 चीज़ें उनमें से कोई काम करता है फ्रॉडुलेंटली, या उसकी कॉन्निवेंस में उसके इल्म में है कोई और बंदा कर रहा है लेकिन उसके लिए कर रहा है ऑब्वियसली, तो फिर भी फ्रॉड है, या उसका एजेंट कर रहा है विद इंटेंट, इस इरादे के साथ टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट, दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए या दूसरी पार्टी के एजेंट को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या उसको इंड्यूस करना, उसको तरगीब दिला रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में आए झूठ बोलकर, बार फॉलो कर रहे हैं। और उसने कहा नीचे वाले जो 5 एक्ट्स वो बंदा कर रहा है, खुद कर रहा है या कोई और बंदा कर रहा है उसके बिहाफ पे, या एजेंट कर रहा है उसके बिहाफ पे, मकसद क्या है कि ताकि मैं अगले बंदे को या उसके एजेंट को धोखा दूं और उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आऊं, ठीक है। कौन से 5 एक्ट्स देखें। पहले नंबर पे द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। उसने कहा या तो आप उसको फैक्ट के तौर पे कोई सजेशन दे रहे हो, सजेशन मशवरा दे रहे हो, लेकिन इस तरह दे रहे हो जैसे वो एक हकीकत है फैक्ट के तौर पे, हालांकि आपको पता है कि झूठ है। सिंपल इसकी सलीस उर्दू ये है कि भाई आप जानते बूझते हुए कोई झूठ बोल रहे हो अगले बंदे के साथ फैक्ट के बारे में, हकीकत के बारे में, सही है, वो फैक्ट नहीं है जो आप बता रहे हो और आपको पता है, तो ये भी फ्रॉड है, ठीक है। मकसद आपका क्या है, अगले बंदे को धोखा देना। दूसरे नंबर पे द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अच्छा, एक पहले नंबर पे तो ये है ना कि उसने झूठ बोल दिया, दूसरे नंबर पे वो जो बी है ये समझ लें क्योंकि आपने दोबारा पूछना है, इसलिए तसल्ली से समझ लें। पहला पॉइंट क्या है, झूठ बोला है, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, हालांकि एक्सीडेंटल है, ये पहली एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल क्या है कि भाई गाड़ी जहां से एक्सीडेंटल है मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया हूं, एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिवली छुपा रहा हूं मैं एक फैक्ट को जानबूझकर, वो बंदा देखना चाह रहा है, वो सारी गाड़ी देख रहा है लेकिन मैं छुपा के खड़ा हूं, वो वाला हिस्सा फ्रॉड है। ये भी आप लोग फ्रूट्स वालों के पास जाते होंगे कई बार, पाकिस्तान में तो बस अल्लाह ही हाफिज है ना, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक जैसे ही वहाँ वैसे हुक्मरान, एक एक बंदा 2 नंबर, जहाँ पर जिसका दाव लगता है वो 2 नंबर ही कर रहा है। तो फ्रूट्स आप लेने जाएंगे तो भाई वहाँ पर भी मैं एक बार गया तो वो अच्छे भले महंगे सेब थे, वो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे, रेड कलर के। मैंने कहा यार आज तो मज़ा आ जाएगा सेब खाने का। अब वो भाई ने ऊपर ना स्टिकर लगाए हुए थे, मैंने कहा ये तो स्पेशल कोई ब्रांडेड वो है सेब है, किसी बहुत ही अच्छे बाग के प्रीमियम क्वालिटी के हैं,
अब मैं वो घर लेकर आया हूँ कुछ 4-5 किलो, तो वो घर आए हैं तो वालदा ने कहा कि दी हाँ बड़े सही सेब हैं, कहती स्टिकर बड़े लगे हुए हैं। वो एक स्टिकर उतारा तो भाई उसके नीचे इतना बड़ा दाग, दाग क्या, वो जो सुराख होता है प्रॉपर, वो दिल इकट्ठा हो गया। ठीक है, दूसरा एक उतारा स्टिकर होता है छोटे से, किसी का नाम लिखा होता, आमों के ऊपर भी लिखा होता है इस तरह। फिर एक बीच में एक उतारा, उस पर नहीं था, फिर कोई उतारा, फिर, तो इसका मतलब है कि उसने ये पॉइंट बी किया हुआ था, उसने एक्टिव कंसीलमेंट की हुई थी। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। उसको पता था कि सेब खराब है, उसने जानबूझकर उसको एक्टिवली छुपाया है, फ्रॉड किया है उसने। मकसद यही है ना कि अगले बंदे को धोखा देना। बात आ रही है भाई समझ? पहला पॉइंट क्या था कि मैं आपसे झूठ बोल देता हूं, मुझे पता है कि सच कुछ और है, मैंने आपसे बोला है झूठ, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप सच को छुपाते हो एक्टिवली। सही है, प्रॉपर फर्नीचर लेना था, ठीक है, तो उसको सही पेंट शेंट करके भाई A1 करके, हमने कहा यार न्यू अना भी बनाया, कहता सर अभी बनाया न्यू बिल्कुल, ठीक है। उसको छुपाई गई उसकी हैयत, उसकी जो असल शेप थी, उसकी जो असल कंडीशन थी, उसको छुपाया गया पेंट करके। तो क्या है ये? फ्रॉड है। एक्टिवली अगर आप कोई चीज़ छुपाते हो, फैक्ट छुपाते हो, ठीक है, आपको नॉलेज है इसका। बचपन में हम भी छोटे छोटे फ्रॉडिये होते थे, घर में बॉल आ गई तो फ़ौरन उसको क्या करना, भाग के उसकी टेप चेंज कर दी। वो होती ना टेनिस बॉल जो क्रिकेट के लिए, हम पंजाबी में सत रपटी कहते थे उसको, पता नहीं क्यों कहते थे, बस यही कहते थे। अच्छा, अब वो आए नहीं, टेनिस बॉल घर में आए नहीं, तो अब कई बार हमने करना कि अच्छा यार चलो ब्लैक उसके ऊपर टेप की भाग के रेड कर दी। एक्टिव कंसीलमेंट है ये भी, ठीक है। ऑल दो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कोई हो रहा होता वो वाला, लेकिन मतलब कि है तो वही चीज़, बल्कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। वो लॉस तो नहीं है काइंड ऑफ, लेकिन क्योंकि जाहिर है उनकी तरफ से गुम हो गई है, आपके पास आ गई है, तो आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भाई वो भी एक्टिव कंसीलमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर आप जानबूझकर चीज़ को छुपाते हो, फैक्ट को, तो फ्रॉड है। तीसरे नंबर पे, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। इसको ब्रैकेट में लिखे एम्प्टी प्रॉमिस, एम्प्टी प्रॉमिस, खाली वादा। क्या वो कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ये कोई प्रॉमिस करते हो, लेकिन आपका इरादा वो परफॉर्म करने का नहीं है, आप कहते बार में पीछे हट जाएंगे यार, आपका मतलब कि शुरू से इरादा ही नहीं है उसको करने का, सिर्फ और सिर्फ आपने एक एम्प्टी प्रॉमिस, खाली प्रॉमिस किया, ये फ्रॉड है। जाहिर है अगला बंदा आपके कहने, मैं आपको कह दूँगा जी ये जो घर है ये मैं खरीदूंगा, ठीक है, ये फ़लाँ तरीक़ों में आज खरीद लूँगा, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपका बिना बिके कहीं और, ठीक। ऐसे बड़े लोग ये दो नंबरियाँ करते हैं, और यार रख लो, मैं आता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, किसी और को नहीं बेचनी तुमने। फ्रॉड है भाई ये, आपका इरादा ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, आपने क्यों प्रॉमिस किया? फ्रॉड है, पेपर में आ सकता है ये, एम्प्टी प्रॉमिस इसको बोला जाता है। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या इसके अलावा कहता है वो कोई भी और, कहता मैं सारे लिख तो नहीं सकता यहाँ पे कि क्या क्या फ्रॉड होते हैं, मैं आपको एक प्रिंसिपल, एक उसूल बता देता हूँ, और भी कोई भी अमल, कोई भी एक्ट जो किसी को धोखा देने के लिए किया जा रहा हो वो फ्रॉड कहलाएगा। देन वो कहता है कि एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, या इसके अलावा वो एक्ट या ओमिशन, ओमिशन का मतलब कोई काम ना करना, ऐसे तमाम काम जो के लॉ ने स्पेसिफिकली लिख दी है कि ये फ्रॉड है, वो भी नहीं आपने नहीं करने, ठीक है जी। अब ये पांचवी जो सिचुएशन है ये अगर आएगी तो पेपर में बताएगा आपको कि लॉ इसको स्पेसिफिकली फ्रॉड समझता है, ठीक। इसलिए ऑब्वियसली वो आएगी नहीं, क्योंकि पेपर में खुद ही तो ढूंढना होता है फ्रॉड, अगर वो बता दे आपको तो फिर क्वेश्चन किस चीज़ का रहा। लेकिन पांच अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको पांच की पांच चीज़ें लिखनी है। पहले नंबर पर क्या है, आप कहीं भाई कोई फैक्ट बताते हो, कोई झूठा फैक्ट बताते हो, ऑल दो यू नो दैट यू व्हाट यू आर टेलिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये गलत, आपको पता भी है गलत है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो। सेकंड नंबर पे क्या है भाई, एक्टिव कंसीलमेंट आप करते हो, हकीकत को छुपाते हो जानबूझकर, गलत है, फ्रॉड कर रहे हो। थर्ड नंबर पे आप किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते हो विद द इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग इट, लेकिन आपकी इंटेंशन यह है कि मैंने इसको परफॉर्म नहीं करना, ठीक है, या इसके अलावा कोई और एक्ट जो डिसीव करने के लिए हो, या कानून ने जो जो काम फ्रॉड कह दिए हैं वो वाले। बात आ गई समझ? भाई समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ना भी समझ रहे हो तब क्या हो सकता है। एग्जाम्पल 18 देखें, आजम
आजम सेल्स टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स representing them to be imported goods चार्जिंग अ हायर प्राइस। भाई उसने क्या किया, कोई लोकल गुड्स थी और किसी को कहा कि भाई ये इंपोर्टेड गुड्स हैं, बाहर से आई हैं, लेट्स से लोकल 1000 रुपये की बिकती थी, उसको 2500 की बेची, इंपोर्टेड है भाई, फ्रॉड किया है। उसको अगर पता था, तो जहाँ पे ज़ूम हम यही करें, उसको पता था, ठीक है, उसने जानबूझकर झूठ बोल के फ्रॉड किया। बात आ रही समझ? यहाँ पर ये शॉप्स पे वो अक्सर लेकर बैठे थे कॉपी, ए कॉपी, बी कॉपी, इस तरह, ठीक है। अब अगर आपको कोई किसी घड़ी की या किसी मोबाइल की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की या व्हाटएवर आपको ए कॉपी सेल करते हैं वो, लेकिन उसको ओरिजिनल कहकर उन्हें पता रहा कि ये कॉपी है। वो पहले होता था ना, कोरियन मोबाइल्स भी आते हैं, पता नहीं अब मैं कोई इतना एक्टिव नहीं हूँ मोबाइल्स के हवाले से, मुझे इतनी नहीं है अभी इन्फॉर्मेशन, पहले होती थी काफ़ी 7-8 साल पहले, जब हम भी आपकी उम्र के थे, तो उस वक्त शौक होता था। अच्छा खैर, अब उसमें क्या होता, कोरियन मोबाइल्स भी होते थे, वो सस्ते होते थे, ठीक है। तो अब वो कई बार अगर कोई बंदा कोरियन मोबाइल है वो बेचता है ओरिजिनल कहकर, ठीक है, तो फिर ये भी एक ऑब्वियसली क्या है, फ्रॉड है, झूठ बोला जा रहा है। एग्जाम्पल 19, जिया अ फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर। भाई जिया साहब के फर्नीचर डीलर है, उन्होंने क्या किया, जो फर्नीचर के अंदर क्रैक्स, दराड़ें पड़ी हुई थी, टूटा फूटा हुआ था, उसको प्रोटीन शोटीन भर के उसने थोड़ा सा क्या किया, टिचू टैली करके ज़बरदस्त कहता है न्यू कह के उसको बेच रहा है। एक्टिव कंसीलमेंट है ये, दिस इज फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट एम्प्टी प्रॉमिस की देख लें। एग्जाम्पल 20, बाइंग गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग द प्राइस। आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मुझे चीज़ें भेजो, लेकिन आपका पहले से ही इरादा है कि मैंने पैसे नहीं देने, दिस इज़ फ्रॉड। अब ये बात कि नहीं पहले से इरादा था या कैसे पता लग गया, देखें ये सारा काम वकीलों का है, हम कानूनी नुक्ता पढ़ रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वकील ने साबित कर दिया है ये किसी तरह, तो भाई ये फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। साबित कैसे होना है वो हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक उसमें तरीकाकार लिखे हुए हैं, कैसे कैसे आपने प्रूफ करनी है चीज़ें, वो लॉयर्स का काम है। वी आर नॉट द लॉयर्स। हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने जो रेगुलर लाइफ है प्रैक्टिस के अंदर, प्रोफेशन में, या अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो हम वहाँ पर बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लूप होल्स कम से कम हों, इसलिए हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। एग्जाम्पल 21 देखे दी, अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का पता है ना भाई, प्रोस्पेक्टस क्या होती है कि जब आपने बंदे घेरने और इन्वेस्ट करें हमारे पास आके, तो आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, यदि आप शेयर्स खरीदें हमारे वगैरह वगैरह। तो भाई उन्होंने कह दिया कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अ स्टेटमेंट, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी दैट कंपनी पेड डिविडेंड बिटवीन 2001 एंड 2007। कंपनी कह दी है कि हमने 2001 से लेकर 2007 तक डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। बेसिकली वो घेरना चाह रहे हैं इन्वेस्टर को, यार अगर आप हमारे पास शेयर्स खरीदेंगे तो हम तो कंसिस्टेंटली हर साल डिविडेंड पे करते हैं, हम तो बड़ी अच्छी कंपनी है। ओके जी, इंप्लाइंग दैट कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल। जाहिर है इसका यही मतलब है ना कि डिविडेंड किस में से पे किया जाता है, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर एक बंदा की लाइन बोल रही है कंपनी के भाई हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है, वो अगर ये ना भी कहेंगे हम प्रॉफिटेबल हैं, फिर भी बस बंदा यही इंप्लाई करेगा ना, यही समझ आती है ना कि भाई ये प्रॉफिटेबल होंगी, खुद भी कंपनी फिर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे दे रही है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा इन फैक्ट द कंपनी सफर्ड लॉसेज इन दोज ईयर्स एंड पेड डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। हाँ, हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई उन सालों में कंपनी को लॉस हुए थे और जो डिविडेंड दिया गया था ये प्रॉफिट में से नहीं दिया गया, रिजर्व्स में से दिया गया। अच्छा, वैसे टेक्निकली कंपनी लॉ जो आप पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 27, उसके मुताबिक ये वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है गलत है, ये ऐसे नहीं होता, प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा रहा होता है। वो ऑब्वियसली रिजर्व में जाते हैं, लेकिन अमाउंट वही होती है जो मैक्सिमम उस साल का प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन खैर आप उस बात को फिलहाल इग्नोर करें, एग्जाम्पल दे दिया तो फिर, क्योंकि इसका एग्जाम्पल का फोकस फ्रॉड को बताना है ना, तो हम उसी हद तक रहते हैं। तो भाई वो ये कह रहा है कि अगर मतलब है कि उसने कहा कि हम डिविडेंड देते रहे हैं, जिसका मतलब ज़ाहिरन ये लगता है कि इसको प्रॉफिट होता रहा है, हालांकि वो कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता रहा, लॉस में कंपनी जाती रही है। तो इसमें भी ऑब्वियसली वो क्या है, इंटेंशन टू डिसीव है, एक फैक्ट इस तरह से बताया जा रहा है कि वो जो सच नहीं है, ठीक है।
एग्जाम्पल 22, अमीर सोल्ड हिज हाउस टू बासित फॉर 10 मिलियन रुपीज़। ओके, द हाउस वॉज मॉर्गेज विद सलमान फॉर रुपीज़ 10 मिलियन। मॉर्गेज का मतलब क्या है भाई, उसने गिरवी रखवाया हुआ था सलमान को, 10 मिलियन का कर्जा अमीर ने लिया हुआ था सलमान से। घर बतौर सिक्योरिटी समझ लें, बतौर कोलेट्रल जो है, कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे कैफ 7 में मॉर्गेज चार्जेस वगैरह किस तरह होते हैं। तो फिलहाल ये समझ लें, थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग है ही ना इसकी, कि अमीर ने सलमान से 10 मिलियन का कर्जा लिया हुआ था, सलमान को अपना घर बतौर गिरवी, बतौर सिक्योरिटी, बतौर कोलेट्रल रखवाया हुआ था। ठीक है, और यही वाला घर उसने भाई आगे अमीर साहब सेल करना चाह रहे हैं बासित को, जबकि आपको पता है कि उसके ऊपर पहले से मॉर्गेज है, सिक्योरिटी का फिर मकसद ही फोत हो गया ना कि भाई आप कहेंगे सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं वापस करेंगे मैं आपका घर सेल करके पैसे ले सकता हूँ। अब आपने सलमान को तो ये कहा हुआ है कि आप मेरा घर सेल कर देना, वही वाला घर आप आगे सेल कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो भाईजान, आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड। उसने कहा अमीर डिड नॉट इन्फॉर्म बासित अबाउट इट ऑल्दो इट वॉज हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। अमीर को बताना चाहिए था। लेटर सलमान क्लेम 10 मिलियन फ्रॉम बासित। बाद में उसने भाई क्या किया, सलमान ने बासित के पास पहुंच गया कि भाईजान ये मॉर्गेज वाला हाउस तुमने खरीद लिया है, ठीक है, तो 10 मिलियन भी तुम फिर मुझे वापस करो, क्योंकि अब सिक्योरिटी खत्म होगी। अब वो बासित क्या करेगा, ऑब्वियसली वो वॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वो कहेगा मेरे साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 23, आबिद नोज दैट हिज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान। आबिद को पता है कि मेरी घड़ी पाकिस्तान में बनी है, बट टेल्स बाबर दैट इट हैज़ बीन मेड इन जापान। लेकिन उसे कहता है ये जापानीज है। ओके, बाबर बाइज द वॉच फॉर अ लार्ज सम। बाबर साहब ने 10,000 वाली घड़ी का 1 लाख रुपया दे दिया कि जापानीज घड़ी है। द फ्रॉड वॉज कमिटेड बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली आबिद ने फ्रॉड किया है। इट वॉज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ये भी रिप्रेजेंटेशन, देखो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, बयान। ये है मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयान। फ्रॉड भी रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन ये इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये अनइंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, तो उसने कहा कि इट वॉज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, representation related to fact, and there was clearly intention to deceive, and Babar suffered loss by paying a larger sum, so that was a fraud. The contract shall be voidable at the option of Babar. Okay भाई, सर कोई मसला, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट फॉरवर्ड, पूछ लें। पूछे भाई, कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का। फ्रॉड की समझ लग रही है? ठीक है, अब आगे आ जाए। साइलेंस एज फ्रॉड। वो कहते हैं साइलेंस को फ्रॉड समझा जाए या ना समझा जाए, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मतलब एक बंदे को पता है कि यार ये चीज़ ख़राब है, लेकिन वो चुप है, वो नहीं बता रहा, क्या इसको फ्रॉड समझा जाना चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं आपका माइंड? अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कानूनी लिहाज से इस्तेमाल करें। मॉरली, वैसे मॉरली आपका पता नहीं किस तरह के मॉरल्स हैं, लेकिन मॉरली ना करें, कानूनी लिहाज से, मतलब रैशनल होकर, अक्ल इस्तेमाल करते हुए बताएं, क्योंकि हम कानून पढ़ रहे हैं ना। एक बंदे को पता है, यार मुझे पता है कि लेट से ये घड़ी जो है ये अनारकली से ली हुई है, ठीक है, तो अब अगर मैं, वैसे ली नहीं हुई अनारकली से, लेट से ये अनारकली से मैंने खरीदी हुई है फॉर एग्जांपल 300 रुपये की, ठीक है, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन मैं अगले को बता नहीं रहा कि मैंने अनारकली से 300 की खरीदी। मैं चाहता हूँ यार जो इसका दिल करता है ना समझने का समझ ले। हाँ, अगर वो मेरे से पूछता है तो फिर तो मुझे बताना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो मेरे से नहीं पूछा और मैं भी खामोश हूँ, तो क्या ये मैं फ्रॉड कर रहा हूँ उसके साथ? एक्टिव कंसीलमेंट तो नहीं कंसीडर की जाए। मैं कंसील तो कुछ नहीं कर, मैंने ऊपर हाथ तो नहीं रखा हुआ इस तरह कर, मैं कह रहा हूँ यार ये लो देखो, उतारो, पहनो, सब करो। मैं बता नहीं रहा बस उसको कि यार ये अनारकली से है, और ना ही मैं कुछ और बता रहा हूँ। अगर मैंने ये कह दिया कि ये लेट से मैंने इंपोर्ट की है, जबकि इंपोर्टेड नहीं है, तो ये तो झूठ है। ये तो पॉइंट ए जो सबसे ऊपर पड़ा था वो उसमें आएगा। बात ज़रा गौर से, तहम्मुल से, सब्र के साथ समझनी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उसे कहता हूँ कि यार ये मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया है, वो तो झूठ हो गया, ये तो फ्रॉड है। या मैं उसको वो कहता है यार मुझे दिखाओ तो सही ना, मैं दिखा ही नहीं रहा उसको, मैं छुपा रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार, इधर लेट से कुछ लिखा हुआ है ऐसा जहाँ से पता लग जाएगा अनारकली की, मैं उधर कुछ हाथ अंगूठा रख के कहता हूँ इस तरह देखो, एक्टिव कंसीलमेंट है, फ्रॉड है, ठीक है। एम्प्टी प्रॉमिस वाला तो सीन नहीं है। लेकिन अगर वो पूछ भी नहीं रहा, मेरे से देख रहा है, इसको अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर रहा है, मैं खामोश बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा कि ये कहाँ की है, क्या फ्रॉड है? बताएं जी, बड़ी तसल्ली के साथ मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, बताएं
फ्रॉड कंसीडर करना चाहिए इसको लीगली या नहीं? तो भाई कानून इस पे कहता है कि मेयर साइलेंस, सिर्फ खामोशी फ्रॉड नहीं है। सिर्फ खामोश हो जाना मतलब कि मैं नहीं बता रहा है, मुझे पता है कि चीज़ वो नहीं है जो ये समझ रहा है, लेकिन मैं नहीं बता रहा, वो कहते हैं फ्रॉड नहीं है भाई, कानूनी तौर पे फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है? कानून ये कहता है कि यार अगले बंदे को भी ड्यू डिलीजेंस का मौका दो। ड्यू डिलीजेंस से मुराद क्या है कि उसने पैसे खर्चने हैं, वो अपनी तसल्ली खुद करे, वो पूछ ले मेरे से, भाई पूछने में कितना का टाइम लगता है, मेरे से पूछ ले। अगर मैं फिर भी खामोश रहता हूं फिर फ्रॉड है, या मैं झूठ बोल देता हूं फिर फ्रॉड है। कितना मुश्किल है पूछ लेना, हाँ भाई कहाँ की है, बात समझ रहे हैं? वो कहता है कि भाई सिर्फ खामोश रह जाना फ्रॉड नहीं है। पढ़े जरा, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। वो कहता है कि जिस फैक्ट के ऊपर खामोश रहना, उस फैक्ट के ऊपर, जिस फैक्ट की बेस पर अगले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट में आना है, ये वो बार बार एक बात ये कर रहा है, पहले भी उसने की है कि उस बात की बेस पर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है बंदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब अभी आगे हम करेंगे डिस्कस कि एक बंदा कहेगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, लेकिन कानून कहेगा नहीं काका तेरा फ्रॉड नहीं होया। सही है, वो कब नहीं हुआ आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बात क्या है कि खामोश अगर एक बंदा रह गया है फैक्ट के बारे में, एक ऐसा फैक्ट जिसकी बेस पर, फॉर एग्जाम्पल ये बेस ही है ना कि अगर मैं उसे बताता है ये नारकली से खरीदी है वो 300 ही खरीदता, अभी वो लेट से 3000 रुपये की खरीद रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट समझ रहा है, लेकिन उसने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो क्या फ्रॉड है? वो कहता है ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि भाईजान दो सिचुएशंस में साइलेंस भी फ्रॉड कंसीडर की जाएगी, दो सिचुएशन में साइलेंस भी फ्रॉड है। जनरल रूल क्या है? साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। जनरल रूल तो ये है कि खामोश रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन दो सिचुएशंस में इफ यू आर साइलेंट, इफ यू आर खामोश, यू आर डूइंग फ्रॉड विद दैट पर्सन। ओके, कौन सी दो सिचुएशन है? पहली सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम, रिगार्ड बीइंग हैड टू देम को फारिग कराऊं, मतलब है कि उनके हवाले से बात हो रही है। द सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। वो कहते हैं कि अगर तो सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के हैं कि जो बंदा खामोश है उसका फर्ज था बताना उसको, अगर तो सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि खामोशी नहीं रखी जा सकती वहां पर, जैसे कि उसने एग्जाम्पल दे दी और पेपर में भी यही वाली एग्जाम्पल ही आती है तो हम भी बस यही पढ़ते हैं। क्या उसने कहा? जैसे पार्टी स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वही ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, वहां पर फिर अगर आपको पता है एक चीज़ खराब है तो आप खामोश नहीं रह सकते, आपने बताना है। देखो ना, मैं अगर टीचर स्टूडेंट की बात करूं और मैं आपको ये अपने स्टूडेंट को एक घड़ी भेज रहा हूं, वो तो मेरे से पूछेगा ही नहीं, उसे पता है कि यार सर हैं मेरे उस्ताद हैं, क्यों मुझे 2 नंबर चीज़ देंगे। वो बेचारा अपनी उसमें हया में या क्या उसे कह सकते हैं तकल्लुफ़ में नहीं पूछेगा कि यार मैं ही पूछूं सर से, बुराई ना लग जाए उनको, चलो छोड़ो सर क्यों मुझे 2 नंबर चीज़। लेकिन मैं आगे से क्या कर रहा हूँ, मैं खामोश, मुझे पता है कि इसने तो पूछना नहीं है, मैंने बताना नहीं है, कानूनी राह मुझे बता रहा है कि दी साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड। सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 मुझे क्या कंपनीज नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 17 मुझे ये इजाज़त दे रहा है कि आप खामोश रह सकते हो। इसीलिए साथ ही उसने इजाज़त एक निकाल भी लिया आपसे। वो कहता है कि अगर आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो फिर आप खामोश नहीं रह सकते। एक बाप है वो अपनी गाड़ी अपने बेटे को सेल कर रहा है, ठीक है, और उसे बाप को पता है कि गाड़ी फॉर एग्जांपल ख़राब है, इसके अंदर कोई मसला है, बेटा पूछता भी नहीं है, बेटा कहता है अब्बा जी बिल्कुल, अगर तो एक होता है ना पूछता है कि बिल्कुल ओके है, फिर आगे से अब्बा जी कोई बात कर देते कि हाँ वो तो सिंपल फैक्ट झूठ बोल दिया फ्रॉड है, लेकिन वो बेटा बस पूछता है अब्बा जी कितने पैसे हो, कहता है 50 लाख रुपए, ले लो जी 50। उसे पता है कि मेरा बाप क्यों मुझे गलत चीज़ देगा, लेकिन फिड्यूशरी रिलेशन था ना। अब अगर वो गाड़ी ख़राब थी और अब्बा जी खामोश रहे हैं तो अब्बा जी ने पहली वाली लाइन तो पढ़ी हुई है, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स इज नॉट अ फ्रॉड। उनको फिर दूसरी एक्सेप्शन भी बताएं कि भाईजान अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो फिर आप खामोश नहीं रह सकते, आपका फ़र्ज़ बनता है बताना, क्योंकि अगला बंदा तो तकल्लुफ़ में नहीं पूछेगा। ओके, पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, और हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, या वो कहते हैं जी खामोशी जो है वो हाँ के या स्पीच के इक्वल है। स्पीच से मुराद है कि खामोशी का मतलब यही समझा जाएगा कि इसने जवाब दिया है मुझे, ठीक है। मिसाल के तौर पे
टीचर स्टूडेंट वाली बात कर लें या कोई भी और कर लें चले, बंदे ने पूछा कि यार ये चीज़ ख़राब तो नहीं है, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, ख़राब तो नहीं है, आगे से वो कुछ भी नहीं बोलता, खामोश रहता है। खामोशी का अब क्या मतलब है भाई, ऑब्वियसली अगले ने समझना है कि नहीं है ख़राब, ऐसे ही है ना। तो अगर या स्पेसिफिकली मैंने कहा कि भाई ये चीज़ ख़राब तो नहीं है, अगर ख़राब है तो हाँ कर दो, वरना मैं समझ जाऊँगा कि ख़राब नहीं है। नेगेटिव कन्फर्मेशन जो हमने एक्सेप्टेंस के टाइम पे कहा था कि नेगेटिव कन्फर्मेशन जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, याद है अभी पिछले चैप्टर की बात है, हमने वहाँ पे कहा था कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार अगर आप इनकार नहीं करोगे एक्सेप्टेंस से तो मैं समझ जाऊँगा आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमने वहाँ पे क्या कहा था, ऐसी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, आपको साइलेंट आप नहीं रह सकते, यही पढ़ा था वहाँ पे। इधर वो ये कह रहा है कि अगर एक बंदा आपको पूछता है यार ये चीज़ बिल्कुल ठीक है ना, ख़राब तो नहीं, और आप आगे से खामोश हो गए हैं, तो ये इसका क्या मतलब है कि आपने उसके साथ क्या किया है सर, फ्रॉड किया है, क्योंकि वो इसका मतलब हाँ ले रहा है, आपने बताना है। तो अगर आपको कोई बंदा पूछ ले स्पेसिफिकली फिर तो बताना ही बताना है, अगर नहीं बता रहे तो यू आर डूइंग अ फ्रॉड विद हिम और हर, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या था, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद सम सर्टेन पर्सन, और वो जो सर्टेन पर्सन है वो तकल्लुफ़ में आपसे नहीं पूछ रहा, उसे पता है कि यार ये बंदे के ऊपर मेरा बड़ा ट्रस्ट है, अंधा मैं इसके ऊपर यकीन करता हूँ, आपको पता है जिन पे अंधा यकीन किया जाए वही पत्ते हवा देते हैं, ठीक है। तो वो जो है आगे से अगर खामोश रहता है, नहीं बताता, फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा। बात आगे समझ। जनरल रूल क्या है कि मेयर साइलेंस, सिर्फ खामोश रहना फ्रॉड नहीं है, इन दोनों सिचुएशन के अलावा आप खामोश रह लो, अगर आपको कानूनी तौर पे, एथिकली तो गलत है लेकिन कानूनी तौर पे अगर आप खामोश रह लें कि भाई कोई नहीं मेरी चीज़ ख़राब है, मैं क्यों बताऊं, पूछेगा तो बता दूंगा, ना ही मेरा कोई फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, मेरा तो बनता ही नहीं है बताना, तो कानून कहता है कोई मसला नहीं, आपने फ्रॉड नहीं किया, उसका फ़र्ज़ बनता है वो भी तो देखे ना, वो पूछ ले यार, कितना मुश्किल है पूछना। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 24, अमीर सेल्स बाय ऑक्शन, नीलाम करके, टू बानो अ हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड। अमीर ने बानो को एक घोड़ा बेचा है जो कि अमीर साहब को पता है कि पागल है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। अमीर सेज नथिंग टू बानो अबाउट द हॉर्स अनसाउंड, अमीर साहब ने उसको कुछ नहीं बताया, ना ही बानो ने पूछा, तो वह फ्रॉड नहीं हुआ। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, सिर्फ खामोशी फ्रॉड नहीं है, ओके। एग्जाम्पल 25, अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड, अमीर सेज नथिंग टू बानो अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, बानो इज अमीर्स डॉटर। अब देखें अभी सीन उल्ट हो गया, बानो साहिबा जो हैं जी वो है अमीर साहब की बेटी, उनकी साहबजादी हैं, अब्बा जी उनको एक घोड़ा सेल कर रहे हैं जो कि घोड़ा है पागल। बानो ने पूछा नहीं क्योंकि अब्बा जी तो कोई 2 नंबर चीज़ नहीं दे सकते। अब क्या है, अब्बा जी भी रहे हैं खामोश कि जी मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड, तो अब्बा जी को जाके मैं बताना पड़ेगा कि सर उसका सेक्शन ए जो है वो ये भी कहता है कि अगर फिड्यूशरी रिलेशन में हो तो फिर आप खामोश नहीं रह सकते, यू आर डूइंग अ फ्रॉड विद योर डॉटर। शर्म आनी चाहिए अमीर साहब आपको, ओके। एग्जाम्पल 26, अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड, बानो सेज टू अमीर, बानो अब अमीर को कहते हैं इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, अगर आप मेरी बात को इनकार नहीं करोगे तो मैं समझ लूंगी कि क्या है, घोड़ा ओके है। अमीर साहब आगे से खामोश हो जाते हैं, सही हो, कहता है मैं खामोश, तो खामोश के ऊपर सेक्शन बी लग जाएगा। सेक्शन बी आपको पार्ट बी क्या कह रहा है, उसने ये कहा कि अगर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, उसने कहा था कि आपकी खामोशी का मतलब मैं ये लूँगी कि घोड़ा ओके है, तो घोड़ा तो ओके नहीं है, तो फिर आप क्यों खामोश हैं, आप उन्हें बताएं। अगर आप नहीं बता रहे, अब इस केस में तो बेटी भी नहीं है, वैसे कोई जनरल पर्सन है, रैंडम पर्सन है, तो रैंडम पर्सन के साथ भी अगर आप, वो आपसे कुछ पूछता है और आप नहीं बताते, वो उस बात पर यकीन करते हुए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो आपने फ्रॉड किया हुआ है उसके साथ, ओके भाई। चिल सीन है, चलें। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वही वॉइड हो जाएगा भाई, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। साथ ही क्या, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कॉन्सेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड मे इफ ही थिंक्स फिट insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। बात समझें, उसने कहा कि एक तो voidable हो जाएगा और दूसरे नंबर पर फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड आपको पता है इलीगल चीज़ भी है, जिस तरह कोर्जन इलीगल भी थी, फ्रॉड भी इलीगल है। 420
पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 420 होती है फ्रॉड के ऊपर, सॉन्ग भी है 420, ठीक है, किसी दौर में मेरा बड़ा फेवरेट था। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, बात ये हो रही थी कि भाई एक तो है कि वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, और सेकेंडली अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वो इंसिस्ट कर सकती है कि यार अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वैसे परफॉर्म किया जाए कि अगर मेरे साथ फ्रॉड ना होता, मतलब है कि अब फैक्ट की बेस पर परफॉर्म किया। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि मैंने उसे कहा था 300 रुपये की असल में वॉच थी अनारकली से, मैंने उसको कह रही है इंपोर्टेड वॉच है 3000 रुपये की ले ली, बाद में उसे पता लग गया कि यार ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। अब क्या है, वो अदालत में गया, अदालत कहेगी यार आपके ऑप्शन में वॉइड हो सकता है, या आप अगर चाहें तो असल कीमत इसकी कितनी है 300 रुपया है ना, आप 300 रुपया दे दें इसको, बाकी 2700 रुपया ले लें। अगर आप चाहें तो ओरिजिनल टर्म्स आपके साथ अगर फ्रॉड ना हुआ हो फिर ये क्या होता, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बात आ गई समझ? एग्जाम्पल देखें ज़रा। आबिद नोज दैट हिज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान बट टेल्स बाबर दैट इट हैज़ बीन मेड इन जापान। वही पहले वाली, बाबर पेज अमाउंट फॉर द वॉच एंड आबिद डिलीवर्स इट नेक्स्ट डे। बाबर कमिटेड वन ऑफ हिज क्लाइंट अरसलान अ मेड इन जापान वॉच बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विद आबिद। बाबर साहब ने आगे किसी को सेल करने का कह दिया कि जी जापानीज घड़ी है, उसको भी नहीं पता रहा कि ये फ्रॉड है। मतलब है कि देखिए अब बाबर का यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने नेक्स्ट बंदे के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पे। उसको भी लग रहा था बेचारे को कि जापानीज वॉच है, सही है, लेकिन जो पहला बंदा था उसने, आबिद ने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑन डिलीवरी जब अगले को डिलीवर किया, बाबर डिस्कवर्ड द फ्रॉड कमिटेड बाय आबिद, उसे पता चल गया कि भाईजान ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। बाबर में रीसेंट द कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है और मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन एडिशन में क्लेम डैमेजेस, ठीक है, डैमेजेस भी ले सकता है। डैमेजेस वाला चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। वो कहता है कि अब बाबर के पास दो ऑप्शन है, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, या वो ये कहे कि भाईजान आप जो असल कीमत है ना इसकी, उसके मुताबिक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और उसे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। डैमेजेस हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। डैमेजेस से मुराद ये है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ है, अब जाहिर है उसने आगे बेचना था अरसलान को, वहां से कुछ प्रॉफिट कमाना था, ठीक है। अब इस बंदे ने ये कर दिया है मसला, लोकल वाला अब ये आगे नहीं सेल कर सकता उसको, तो वो उधर से जो प्रॉफिट लॉस हुआ है, जो नुकसान हो गया प्रॉफिट का जो मिलना था, अब वो ये वाले पैसे भी से निकलवा सकता है। ये अभी नहीं समझ आएगी, ये ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस वगैरह समझ आएंगे आपको चैप्टर 9 में जाके, ठीक है। चलें जी, अब वो एक बात उसने नीचे की थी, एक्सेप्शंस टू वॉइड एबिलिटी, लेकिन वो कहता है कि एक दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर वॉइड नहीं किया जा सकता। आपके साथ हाथ हुआ भी होगा, फ्रॉड भी हुआ होगा, लेकिन आप उसको वॉइड नहीं करा सकते क्योंकि वो फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा। कौन सी सिचुएशन है? पहले नंबर पे कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द कॉन्सेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉडुलेंट साइलेंस। खामोशी रखी गई थी, फ्रॉडुलेंट साइलेंस, खामोशी रखी गई थी, एंड दी पार्ट, देखें अगर तो झूठ बोला गया है ना, फैक्ट बोला गया है झूठा, फिर तो भाई फ्रॉड है, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे खामोशी रखी गई थी, इसको अंडरलाइन कर लें, मतलब एक खामोशी वाले फ्रॉड का जिक्र हो रहा है। खामोशी वाला फ्रॉड हुआ आपके साथ, एंड दी पार्टी हुज कॉन्सेंट वाज सो कॉज हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ठीक है, बात समझें। वो कहता है कि आपके साथ खामोशी वाला फ्रॉड हुआ है, मतलब कि अगला बंदा खामोश है, उसने नहीं बताया, ठीक है, आपने पूछा भी है तो उसने नहीं बताया। अगर तो वैसे ही वो खामोश रहा है, दोनों सिचुएशन नहीं थी, फिर तो फ्रॉड भी नहीं था ना। हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि साइलेंस वाला फ्रॉड हुआ है, मिसाल तौर पे आपने उससे पूछा है प्रॉपर, या लेट्स से फिड्यूशरी रिलेशन था, वहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो वो कहता है कि अगर साइलेंस वाला फ्रॉड आपके साथ हो जाए तो हमेशा ये नहीं होगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, बल्कि देखा जाएगा कि क्या आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस से मुराद है कि कुछ मेहनत की है, कुछ अपने तौर पर ट्रुथ को डिस्कवर करने की कोशिश की है कि नहीं की। मिसाल के तौर पे ये आप कह लें कि एक चेयर मैंने ख़रीदनी है, चेयर की जो एक लेग है, टांग है, वो ना वैसे ही उसने थोड़ी सी फिक्स की है, उसके ऊपर बंदा बैठता है वो टूट जाती है। ये मतलब बिल्कुल ही मैं इंतहाई सुस्त बंदे की एग्जांपल देने लगा हूँ आपको कि वो इस कदर नाहिल भी होते हैं कोई लोग। अच्छा, अब मैं शॉप पे गया हूँ, ठीक, मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ, मैं सुस्त बन गया हूँ। मैं शॉप पे गया, मैंने कहा कि यार ये चेयर बिल्कुल बेहतरीन है, उसने कहा सर बिल्कुल बेहतरीन चेयर है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे साइलेंस वाली कर रहे हैं तो साइलेंस में ले लेते हैं। लेट्स से वो चेयर ख़राब थी, वो बंदे ने कुछ नहीं बोला, वो खड़ा हुआ है, अब मैं भी देख रहा हूँ, मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार ये कहीं चेयर ख़राब तो नहीं है? वो खामोश रहा। अब मैंने समझ लिया कि भाई चेयर तो ओके, मैंने खुद देखी नहीं, हालांकि कितना भी मुश्किल, अगर मैं उसके ऊपर बैठ जाता
तो वो जाहिर है उसकी टांग ख़राब है, उसकी लेग टूटी हुई है, वो गिर जाती, मुझे फ़ौरन पता चल जाता। मैं उसको हिला के थोड़ा सा इधर उधर उठा के चेक करता, मुझे फ़ौरन पता चल जाता कि ये चेयर ख़राब है। मैंने इतनी सी मेहनत भी नहीं की, इतनी सी डिलीजेंस भी नहीं परफॉर्म की। वो कहते हैं भाईजान ऐसे नखट्टू के साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो अच्छा हुआ है, कानून के सामने अदालत में केस जाएगा ना तो अदालत कहेगी चल दौड़ जा, कोई फ्रॉड नहीं हुआ तुम्हारे साथ। क्यों यार, तुम इतनी सी अकल नहीं है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते? अगर वो खामोश रहा है, खामोशी की वजह से तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, यार तुम इतना सा तो चेक कर लो। दूसरी तरफ एक और कोई लेट से कि एक बंदे ने जी मरा हुआ घोड़ा किसी को सेल कर दिया, ये कह करके ये जिंदा है, ठीक है, तो उससे पूछा भी कि हाँ भाई बिल्कुल ओके है घोड़ा, उसने कहा जी जी ज़बरदस्त, ठीक है, या वो खामोश रहा है, वो खामोश रहा है जी, तो उसका मतलब मैंने समझ लिया बिल्कुल ओके है घोड़ा। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सारा कुछ डन हो गया, बाद में पता लगा घोड़ा मरा हुआ। तो यार कितना मुश्किल काम था उसको जगा के थोड़ा सा चला फिरा के देखना, कितना मुश्किल काम था। तो फ्रॉड कोई नहीं हुआ आपके साथ, सही हुआ है आपके साथ, यही होना चाहिए, ठीक है। तो भाई वो कह रहा है कि अगर तो आपके साथ साइलेंट वाला फ्रॉड हुआ है, खामोशी वाला, लेकिन आपके पास मौका था कि आप थोड़ी सी ऑर्डिनरी डिलीजेंस जितना कि आम बंदा इस्तेमाल करता है। देखिए हमने खरबूजा खरीदना हो ना तो उसको स्मेल कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं कि पता नहीं मतलब ये कौन सी वैसे वो है टेक्निक है जो पाकिस्तानियों के पास ही है। फिर वो तरबूज लेना हो तो ऐसे ऐसे उसको खड़का के देख रहे होते हैं, पता नहीं अंदर की निकल आना है। तो वो सारा कुछ हम उधर बड़ी ऑर्डिनरी डिलीजेंस परफॉर्म कर रहे होते, बल्कि उधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीजेंस परफॉर्म कर रहे होते। 100 रुपये की चीज़ है और उस पर हम अपनी तमाम अक्ल जो होती है ना ज़िंदगी की वो इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन अगर यही कोई बड़ी चीज़ हमने लेनी और हम वहाँ पर सुस्त हो रहे हैं तो भाई वो कहते हैं सुस्त के साथ यही होना चाहिए, ठीक है जी। तो फ्रॉड नहीं कंसीडर किया जाएगा। दूसरा कहता है अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन होम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है लेकिन वो जो फ्रॉड वाला फैक्ट था, जो वो बात थी, उसकी बेस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं गया ये घर खरीदने, मैंने कहा यार ये घर बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है, कैनाल के ऊपर है और बड़ा ज़बरदस्त एक्सेसिबल है, तो मुझे ना ये उसकी लोकेशन ही बड़ी पसंद आ गई। मैंने कहा कितने का घर है? उसने कहा 2 करोड़ रुपए का। मैंने कहा यार ये इसका लेट से आप एग्जांपल ले लें कि इसका जो मटेरियल है घर का वो कितना वो सही लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है, सीमेंट बजरी वगैरह। उसने कहा सर बेहतरीन। लेट से कोई मटेरियल की टाइप होती है, उसने कहा A क्लास का लगा हुआ है, हालांकि फॉर एग्जाम्पल उस पर B क्लास का लगा हुआ था। अब हुआ क्या नहीं, कुछ अर्से बाद बारिशें हुई हैं तो एक तरफ से ना उसकी दीवार गिर गई, लेट से एक दीवार गिर गई घर की। मैं फ़ौरन चला गया जी, मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं केस करूँगा, इसने मेरे साथ किया था, फ्रॉड किया था, ठीक है। अदालत में गया, मैंने कहा सर मैंने इससे पूछा भी था कि क्या मटेरियल अच्छा लगा, उसने कहा A क्लास का लगा हुआ था। कोर्ट ने अब वहाँ पर साबित होगा, उसके वकील होंगे, हमारा भी वकील होगा, उसके वकील ने क्वेश्चन किया कि सर आपने क्यों घर खरीदा था, मटेरियल की बेस पर खरीदा था? तो मैंने कहा हाँ मैंने इससे पूछा था। उसने कहा नहीं खरीदने की वजह क्या थी? अगर ये मटेरियल आपको बता देता B क्लास का है, सच बोल देता, तो क्या आप नहीं खरीदते? मैंने कहा नहीं यार मैं ख़रीद लेता क्योंकि वो लोकेशन बड़ी अच्छी थी। हाँ, तो कानून कहेगा भाईजान फिर आपने जो ख़रीदा है उसकी रीज़न कुछ और है, उसकी रीज़न ये फ्रॉड वाली बात तो है ही नहीं। बेशक इसको तो हम लितर पोला कर लेते हैं, इसने तो आपके साथ फ्रॉड किया ही है, लेकिन ये फ्रॉड कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसने बेशक झूठ बोला है बट दिस इज़ नॉट फ्रॉड। सही है, क्यों? क्योंकि इन द गिवन सिनेरियो यू डिड नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। आप उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर नहीं आए, आपको तो भाई लोकेशन अच्छी लगी, आपकी तो रीज़न ही खरीदने की कुछ और थी। बात आ गई समझ या नहीं आई समझ? ठीक है। तो इस तरह की भाई कोई भी गाड़ी खरीदने गए हैं तो मैंने उससे जनरली पूछ लिया यार एक्सीडेंटल तो नहीं है गाड़ी? उसने कहा नहीं सर बिल्कुल A1। झूठ बोल दिया उसने, सही है, फ्रॉड कर लिया मेरे साथ अभी तक। लेकिन मुझे मतलब कि उसकी कोई टेंशन ही नहीं थी, एक्सीडेंटल है नहीं, दिखने में अच्छी थी। मैं अपने भाई को कह रहा हूँ यार क्या चलती है यार, भाई कह रहा है कि यार पता नहीं अभी कहीं एक्सीडेंटल हो ही ना, झूठ ही ना बोल रहा। मैंने कहा यार हो भी तो क्या है, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त, चला के देखते हैं, देखो भाग रही है, ज़बरदस्त है, सब कुछ ओके है, चलो ले लेते हैं। अब ले ली। अब 2 दिन बाद पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। किसी ने दोस्त ने देखा, उसने कहा ओ हो ये क्या ले लिया, ये देख इसके हिंजेस है, इसका ये और वो पता नहीं क्या क्या देख, उसने कह दिया ये तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं गया फ़ौरन उस बंदे के बाद, मैंने कहा आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वो कहता है हम ही वॉइड होगा, जाओ अदालत में तुम्हें देखता हूँ। अदालत के अंदर चले गए, वकील आ गए भाई, वकीलों ने पूछा कि हाँ जी भाईजान क्या हुआ? मैंने कहा इसने झूठ बोला मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। कहेगा बेशक इसने झूठ बोला है, लेकिन क्या आपने इस झूठ की बेस पर फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट किया? अगर ये आपको कहता है हाँ जी हल्की फुल्की एक्सीडेंटल है,
तो आप ना खरीदते। मैंने कहा नहीं नहीं यार खरीद ही लेता, मैं तो भगा के देख रहा था, गाड़ी अच्छी थी मैंने खरीद ली। तो वो अदालत फिर कहेगी कि सर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, आप बेवकूफ़ आदमी हैं, आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, इन दो एक्सेप्शंस में जो है फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाता। वैसे एक एक्सेप्शन और लिख लें, यहाँ पर लिख लें एक और एक्सेप्शन, ठीक है। नो फ्रॉड टू बी कंसिडर्ड, आपके साथ मतलब हुआ था फ्रॉड, एक्चुअल फ्रॉड हुआ था, ठीक है, लेकिन फ्रॉड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड इफ द एग्रीव्ड पार्टी हैज ऑब्टेन्ड बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ फ्रॉड if the aggrieved party has obtained benefits from the contract। मिसाल समझे आप मेरी तरह, बड़े गौर से समझिए, इसमें लिखा नहीं हुआ, मैंने आपको लिखवा दिया है, एक बार आया हुआ था पेपर में तो बेहतर है कर लेना चाहिए। क्या था, हाँ अच्छा, अब इसकी ज़रा आप देख लें एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जी कि आप ये कहें मैंने एक बंदे से गाड़ी खरीदी है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई मसला था, उसका लेट्स से एसी वर्क नहीं कर रहा था, और जब वो ख़रीदी थी तो मैंने कहा यार इसका एसी नहीं काम कर रहा। उसने कहा सर अभी अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो अभी मैंने ठीक करवाया नहीं है, मैंने बस करवाना है, सिर्फ गैस का मसला है इसका, बाकी तो ओके है सारा कुछ। तो मैंने कहा पक्की बात है? उसने कहा हाँ जी, हालांकि वो झूठ बोल रहा था, उसका लेट से किट ख़राब थी या कुछ ख़राब था, उसका गाड़ी का एसी नहीं चल रहा था, ख़राब था वो, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ले गया गाड़ी, बाद में मैंने वो गैस वगैरह भी चेंज करवाई है, सारा कुछ किया है, लेकिन वो क्या हुआ जी, उससे सही नहीं हुआ। मैं दोबारा उस बंदे को, बल्कि मेरा जो मैकेनिक था उसने कहा कि सर इसका तो सारा कुछ ही ख़राब है, लेट से उसने कहा 1 लाख रुपए का काम होने वाला है। मैं वापस आया उस बंदे के पास, मैंने कहा कि यार तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने सिर्फ इसलिए गाड़ी खरीदी थी कि इसका एसी बड़ा, तो तुम कह रहे थे अच्छा है लेकिन आजकल काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यार चलो 2-4-5 हज़ार की गैस डलवाते हैं और चलो इसको सही करवाते हैं, लेकिन ये तो मसला हो गया। उसने कहा यार चलो लाओ इसका मैं सही करवाता हूँ। अब उसने क्या किया, उसने कोई 15-20 हज़ार 30 हज़ार या जितने भी पैसे हैं उसने खुद पैसे लगाए हैं, उसने वो सही करवा कर मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैंने वो चलाया, एसी बिल्कुल यख एसी चल रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। 2 दिन बाद ही दोबारा एसी ख़राब हो गया, एसी बिल्कुल ख़राब हो गया। गया नहीं मैं मैकेनिक के पास, उसने कहा ये तो बिल्कुल ही फारिग है इसका, फलां फलां। दोबारा बंदे के पास आया, मैंने कहा तूने मेरे साथ फ्रॉड किया था। वो कहेगा यार बस कर जा भाई, मैंने उस वक्त फ्रॉड किया था, तुम्हारा नुकसान हुआ, मैंने तुम्हारा नुकसान भरा है, तुम्हें मैंने रिपेयर करवा के बिल्कुल सही करवा के दिया, तुमने उससे बेनिफिट भी लिया, तुम्हें मज़ा भी आया ऐसे चला के, तुम पूरी फैमिली को घुमा के फिर रहे थे कि जी घर में लाइट नहीं है, चलो आज ज़रा मॉल रोड पर चलते हैं और AC की हवा लेते हैं गाड़ी के। तो तुमने फ़ायदा पूरे का पूरा लिया है, बेनिफिट तुम्हें मिल चुका हुआ है। अब अगर ये दोबारा ख़राब हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी कोई नाअहली है, तो कानून कहता है कि यार अब दोबारा वाला फ्रॉड नहीं है। बात आ गई है समझ कि भाई अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन आपने फ्रॉड पता लगने से पहले या बाद में भी इवन सही करवा दिया उसने चीज़, या अभी पता नहीं भी लगा था लेकिन आपने उससे बेनिफिट्स ले लिए हुए हैं, मतलब है कि उस फैक्ट की बेस पर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया हुआ है, आपने कोई ना कोई फ़ायदा उस चीज़ से ले लिया हुआ है, तो फिर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, ठीक है। लेट्स से इस तरह एक बात कर लेते हैं कि एक घोड़ा सेल किया जा रहा था, तो घोड़ा बेचते वक्त उसको लग रहा था ये अनसाउंड है, उसको पता था अनसाउंड है, लेकिन उसने झूठ बोला, उसने कहा बिल्कुल घोड़ा ठीक है। आप लेकर गए हैं, घोड़ा वाकई ठीक है, 15-20 दिन हो गए हैं, कुछ घोड़े ने किया ही नहीं है, बेनिफिट आपने ले लिया हुआ है, उसका फ्रॉड वो जो था वो एक्सरसाइज वो आपके ऊपर इस तरह नहीं हुआ, ठीक है। अब लेट से 15-20 दिन के बाद घोड़ा अनसाउंड हुआ था, आप दोबारा चले गए, भाई तुमने तो कहा था ये, तो वो कहेगा कि यार 15 दिन तुम क्यों नहीं लेकर आए, आपने कहा कि यार वो सही था उस वक्त तो ओके था, तो वो कहेगा भाई अब भी ओके ही है, फिर अब ये जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। बात आ गई समझ। ये तीसरी एग्जांपल है कि जहाँ पर आपकी जो वॉइडेबिलिटी कंसिडर नहीं की जाएगी, इसको लिख लीजिएगा, याद रह रहे हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये 2 तो आपको याद होनी चाहिए। एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 28, कामरान बॉट अ कार फ्रॉम हबीब फॉर रुपीज 1.2 मिलियन, हबीब डिड नॉट टेल दैट कार वाज फुल्ली रीपेंटेड। पाकिस्तान में आपको पता ना कि पेंट गाड़ी का एक बड़ा मसला है, दुनिया में तो पता नहीं लोग पूरी गाड़ी पेंट कर देते हैं, हमारे यहाँ एक अजीब सा सिस्टम है कि गाड़ी पेंट होगी तो कहते हैं गाड़ी ख़राब है ये वो, क्योंकि अक्सर होता भी यही है ना कि गाड़ी ठुकी होती है, लगी होती है, तो हम उसके ऊपर पेंट करवा देते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में ना बड़ा इसको डिस्करेज किया जाता है पेंट को। अच्छा, वो कहते हैं गाड़ी फुल्ली रीपेंट थी, उसने बताया नहीं अगले बंदे को। कामरान कैन नॉट रीसेंड द कॉन्ट्रैक्ट,
कामरान साहब कॉन्ट्रैक्ट को रीसेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑल्दो हबीब साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड, ऑल्दो वो फ्रॉड उसने किया है, द रीपेंटिंग ऑफ कार कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। यार ये तो इजीली मालूम की जा सकती है। आप एक मैकेनिक लेके जाए, मैकेनिक साहब ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, किसी जगह पे मोटी आवाज़ आ रही है, किसी जगह बारीक आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं ये पेंट हुआ है, सही है। या आजकल वैसे ही वो मशीन्स भी आई, मशीन चले आपको के पास नहीं भी है, आजकल डिफरेंट कंपनियां हैं, OLX है, पार्क व्हील्स वगैरह है, ये इंस्पेक्शन भी आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप इनको कुछ पैसे 4-5 हज़ार रुपये पे करें तो आपकी गाड़ी की आके इंस्पेक्शन A to Z कर देते हैं। हाँ उसमें गलतियाँ ऑब्वियसली हो सकती हैं, लेकिन चलें एक इतना बड़ा जो है फ़र्क वो नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी पूरी फुल्ली रीपेंट है और वो आगे कहते हैं कि बिल्कुल पेंट हुआ ही नहीं है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि किसी एरिया का, किसी गाड़ी के एक पार्ट का उनको ना पता लगे, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है कि पूरी का ना पता लगे, ठीक है। तो आपने भाई बिल्कुल ही अपने तौर पे कोशिश ही नहीं की, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, आपके साथ अच्छा हुआ। इतना 12 लाख रुपया लगाने लगे हो, कुछ सोच समझ के लगाओ। एग्जाम्पल 29, बुरहान लिमिटेड बॉट मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ हुसैन लिमिटेड। अब आपको पता है कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, इंसान भी खरीद सकते हैं, कंपनी एज अ लीगल पर्सन, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट भी खरीद सकती है, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर न्यू टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बीइंग अंडरटेकन बाय हुसैन लिमिटेड। हुसैन लिमिटेड कोई रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि यार हम इनके शेयर्स खरीद के ना कंट्रोल आ जाए, हमारे डायरेक्टर होंगे, ये जो रिसर्च होगी हमारे अंडर चलेगी, ओके। लेटर बुरहान लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मटीरियली ओवरस्टेटेड। बाद में पता लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरस्टेट की, ओवरस्टेट से मुराद क्या, रेवेन्यू बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुए हैं, एसेट्स बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुए हैं, इक्विटी इतनी ज़्यादा दिखाई हुई है, जाहिर है जितना कुछ ज़्यादा दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे, उतना महंगा आपका शेयर बिकेगा। वो कहेंगे यार हम तो फंस गए, इतना कुछ तो था ही नहीं इनके अंदर, विच ही डिड नॉट चेक। हाँ अब वो देखें, वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली ओवरस्टेटेड थे, जो कि उसने चेक ही नहीं किया खरीदते हुए, एंड ही हैड पेड अननेसेसरली हायर प्राइस फॉर शेयर, उसने ज़्यादा महंगी खरीद लिए शेयर। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कैन नॉट रीसेंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हिज परचेज ऑफ शेयर वाज इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। देखें उसके उसने मतलब है कि इस वजह से नहीं खरीदा कि कंपनी के एसेट बड़े ज़्यादा हैं, उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के नहीं देखा। बात समझ रहे हैं, उस कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स किसी और रीज़न से खरीदे हैं, यार ये कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम खरीद लें, ये वो और महंगे खरीद लिए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, उन्होंने जितने पैसे मांगे शेयर्स के उन्होंने पे कर दिए। तो इसका मतलब है कि भाई इसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि जो फ्रॉड का ऑब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी ना, वो गलती, वो तो तुमने देखी भी नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई उसकी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसके तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। चलें जी, ये था जी आपका। अब मिसरिप्रेजेंटेशन भी तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए उसको भी अभी पढ़ लेते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन के ऊपर आए तो यदि इट मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन, असर्शन से मुराद है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना या पॉजिटिव आप कह लें हाँ कर देना चीज़ के बारे में, ठीक है। इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। लंबी चौड़ी इंग्लिश है, सिंपल सी बात है कि एक बंदा एक किसी चीज़ फैक्ट के बारे में पॉजिटिव उसको कह रहा है, जबकि उसको पता भी नहीं है कि ये चीज़ गलत है। देखिए पिछली जगह पे क्या था, उसको ही बिलीव्ड इट नॉट टू बी ट्रू, उसको पता था कि एक बात गलत है, सच नहीं है, फिर भी वो उसको सच कह रहा था। यहाँ पर एक बंदा एक बात को सच कह रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि बात झूठ है जो जिसको मैं सच कह रहा हूँ, अनइंटेंशनली वो बेचारा झूठ बोल रहा है, ठीक है। या वो कहता है एनी ब्रीच ऑफ duty with which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading any other to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। ये इतनी लंबी चौड़ी सी बात है। सिंपल बात यह है कि यार एक बंदे का था, उसका कोई काम था, उसकी ड्यूटी थी कोई काम करना, लेकिन उसने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, मकसद उसका अगले बंदे को धोखा देना नहीं था। देखें पीछे हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था ना प्रॉमिस। अगर आप प्रॉमिस इंटेंशनली करते हो विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपको उसको परफॉर्म करने का इरादा ही नहीं है, आप किसी के साथ वादा कर लेते हो, वो फ्रॉड है। यहाँ पर वो कह रहा है कि यार आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने मतलब है कि कोई प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपका मकसद अगले बंदे को धोखा देना नहीं था, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि यार ये अपने फर्नीचर मुझे दे दो 10,000 रुपया 5 दिन बाद मेरे से लेना। अब 5 दिन बाद मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाता, लेकिन मेरा मकसद कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये नहीं था कि मैंने देना ही नहीं है। अगर उसी वक्त मेरा ये पर्पज़ होता तो फिर मैंने किया फ्रॉड। लेकिन अगर बाद में मैं नहीं दे पाता, ब्रीच कर जाता हूँ, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन तो है, झूठ तो मैंने बोला है आपसे, लेकिन ये जो है
फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पे कॉजिंग हाउ एवर इनोसेंटली कॉज किया अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। वो कहते हैं इस चीज़ के सब्सटेंस के बारे में गलती अगर हो जाए, सब्सटेंस से मुराद क्या, मुद्दा जो उसका बेस ऑब्जेक्ट है, बेसिक ऑब्जेक्ट है उस चीज़ का। मिसाल के तौर पर घड़ी की बात है कि भाई ये मैंने कहा कि यार ये इंपोर्टेड घड़ी है, मुझे खुद लग रहा है ये इंपोर्टेड घड़ी है, मैंने आपको भी बोल दिया इंपोर्टेड घड़ी है। अब इस बात के ऊपर यकीन करते हुए आपने घड़ी को खरीद लिया मेरे से 3000 रुपये का, जबकि इंपोर्टेड नहीं थी, ये लोकल थी। ये सब्सटेंस है, ये मेन मवाद है ना उस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, उस एग्रीमेंट के मेन ऑब्जेक्ट है। मैंने इसके बारे में आपको झूठ बोला है, लेकिन इनोसेंटली बोला है, मुझे नहीं पता था। मुझे भी उस बंदे ने क्या कहा, जैसे आप देख लें आबिद ने बाबर को बेची लोकल वॉच इंपोर्टेड कह के, बाबर साहब ने आगे भी कह रही है यार इंपोर्टेड है, तो बाबर को तो नहीं पता था, बाबर ने किया मिस रिप्रेजेंटेशन, आबिद ने किया फ्रॉड। ठीक है, तीन आपकी होगी एग्जाम, ये तीनों मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीडर की जाएंगे। पहले नंबर पे क्या है कि आपको झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है, जो कि आपको पता है कि आपको नहीं पता कि ये झूठ है। सेकंड क्या था कि आप कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो, आपको कोई प्रॉमिस है, आप उसको परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आपका मकसद धोखा देना नहीं था किसी बंदे को, वैसे नहीं वो परफॉर्म हुआ। थर्ड नंबर पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसके बारे में कोई गलती आपसे होती है तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन में कंसिडर की जाएगी। इन तमाम केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वॉइडेबल होगा। अभी पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल देखें। अनवर सोल्ड अ माइन टू मुनव्वर एंड टोल्ड सर्टन फैक्ट्स अबाउट द माइन विच वर इनकरेक्ट। माइन आपको बताया वो कान कोई बेचती, ठीक है, उसने उसको बेचा, लेट से उसको उसने बताया कि भाई इसके अंदर, जैसे पाकिस्तान में होता है ना मुतालिया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में सोने के ज़खायर और पता नहीं कौन ले गया सारे ज़खायर, जो ले गया फिर वही ले गए हैं, ठीक है, जिन्होंने लिखवाया हुआ है वही लेके हैं शायद, वही लोहे के ज़खायर, तांबे के ज़खायर, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह इसने भी कह दिया कि उसके अंदर कोई लाखों टन कोयला पड़ा हुआ है, जबकि वो झूठ थी वो बातें, लेकिन इसको भी नहीं पता था कि यार वो झूठ है, इसको भी जिसने बेची थी उसने यही बेची थी। अनवर बिलीव्ड देम टू बी ट्रू, ओके, लेटर मुनव्वर डिस्कवर द रियल फैक्ट्स। बाद में उसको पता चला, मुनव्वर साहब ने कह दिया तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अब वो प्रूव हो गया कि नहीं, इसको खुद बेचारे को नहीं पता था, ये कोई ना कोई एविडेंस ने दे दिया, यार मुझे तो ये लग रहा था, मैंने वही बोला। तो इसको बोला जाएगा कि भाई आपकी अनवारंटेड स्टेटमेंट थी, मतलब है कि फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट नहीं थी। अनवारंटेड का मतलब फैक्ट बेस्ड ना होना, ठीक है, तो वो आपने किया, मिस रिप्रेजेंटेशन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्जाम्पल 31, अजहर टोल्ड मजहर that the monthly sale of his business for 50 million before the contract was signed, okay, sales were decreased to 35 million, Azhar did not inform Mazhar about the decrease, ठीक है। अब वो कहते हैं held there was misrepresentation based on breach of duty। हाँ देखें, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो अजहर ने मजहर को कहा कि यार 50 मिलियन है मेरे बिजनेस की सेल, खरीदना है मेरा बिजनेस, ठीक है। बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया लेकिन अभी ख़रीदा नहीं है, तो भाई आपका जो सेल है वो 35 मिलियन कम होगी, तो आपका फ़र्ज़ बनता था ना उसको बताते, लेकिन आपने धोखे की नीयत से नहीं, वैसे ही भूल गए बताना, ब्रीच के होगी आपकी ड्यूटी, मतलब आपने उसको बताया नहीं कि यार अब वो 50 मिलियन है, वो 35 मिलियन रह गई है, तो ये वो कहते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी या मिस रिप्रेजेंटेशन में कंसिडर की जाएगी। 32, द सेलर टोल्ड द बायर दैट द बाइक इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स बट देयर वाज अ बिल्ट इन डिफेक्ट इन इट। सेलर ने कहा बाइक बिल्कुल ज़बरदस्त है लेकिन उसके अंदर बिल्ट इन डिफेक्ट था, शुरू से ही था, जो उसको भी नहीं पता था। देयर इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन इंड्यूसिंग मिस्टेक, इनोसेंटली मिस्टेक होगी है ना ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसका भी एज इट इज़ वही है इफेक्ट जैसा फ्रॉड का था, फ्रॉड में भी वॉइडेबल होता है, और अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहिए तो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस कर सकती है, यार एक्चुअल की तरह अब इसको कर लेते हैं अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ना होती तो, बिल्कुल वैसे ही है। एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी एग्जैक्टली वही है जैसे पिछली थी, उसके अंदर भी हमने क्या कहा था कि अगर आपका वो साइलेंस वाली एक सीन था, ठीक है, और साइलेंट फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ लेकिन आपके पास ऑप्शन था, अगर ऑर्डिनरी ड्यू डिलिजेंस कर लेते तो आपको सच पता चल जाता। यहाँ पे साइलेंट वाला सीन तो नहीं होता फ्रॉड में, मिस रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है बट आप ऑर्डिनरी डिलिजेंस परफॉर्म करके हकीकत तक पहुँच सकते थे, आप नहीं पहुँचे, तो आपके साथ कोई भाई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। और दूसरे नंबर पर क्या था, उधर भी हमने पढ़ा था कि अगर फ्रॉड वाली बात की बेस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है तो फ्रॉड किस चीज़ का। तो इधर भी अगर आपको कहा गया एक बात का कि यार ये 50 मिलियन की बिजनेस की सेल है लेकिन आपने इस वजह से तो ख़रीदा ही नहीं है,
बिज़नेस आपने तो इसलिए ख़रीदा कि यार ये बड़ी अच्छी लोकेशन में मैं इसको बड़ा ग्रो कर लूँगा, तो आपकी तो वो रीज़न ही नहीं थी, तो फिर आप इसको वॉइड नहीं करवा सकते, क्योंकि अदालत कहेगी कि सर आपके बिज़नेस को ख़रीदने की रीज़न कुछ और थी, 50 मिलियन सेल तो थी नहीं, तो अगर उसने 50 मिलियन के बाद 35 मिलियन आपको बताना भूल गया है तो उसमें क्या मसला है? कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि आपने उस बार पर यकीन ही नहीं किया। ठीक है, तो वॉइडेबल नहीं है। एग्जाम्पल 34 भाई, कामरान बॉर्ड अ कार फ्रॉम हबीब, वही पीछे वाला सीन, फॉर 1.2 मिलियन, हबीब मेड एन अनवारंटेड स्टेटमेंट बिलीविंग इट टू बी ट्रू रिगार्डिंग मॉडल ऑफ कार। उसने उसका कोई मॉडल बताया 2001 मॉडल है, उसको नहीं पता था कि ये सच है। अब देखें कितना का मुश्किल है मॉडल ढूंढना है यार। आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर ही सिंपल एक्साइज की वेबसाइट पे आप गाड़ी का नंबर डालें, पता लग सकता है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के दे, वहाँ से पता चल सकता है। अब आपने भी अगर नहीं देखा उसको, ऑर्डिनरी डिलिजेंस परफॉर्म नहीं की, तो भाई किसका कसूर है? आपका, बायर का। आपके साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। ठीक है, डिफरेंस देख लें भाई दोनों के अंदर, सिंपल डिफरेंस है। फ्रॉड के अंदर इंटेंशन आपकी होती है धोखा देने की, मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती, इनोसेंट होता है ये। रेमेडीज से मुराद क्या है कि आपको क्या उसका कंपनसेशन, क्या नुकसान की तलाफी कैसे हो सकती है। फ्रॉड के केस में क्या होता है? इट इज़ सिविल रॉन्ग एंड एग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस इन एडिशन टू कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या? एग्रीड पार्टी कैन ओनली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट डैमेजेस आर पेएबल एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। आप डैमेजेस, नुकसान अपना नहीं भरवा सकते, हाँ कोर्ट चाहे तो कह सकती है। जबकि पिछले केस में क्या था, फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो आप वॉइड भी करेंगे और उससे डैमेजेस, अपने नुकसान भी भरवा सकते हैं। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में वॉइड तो होगा, लेकिन नुकसान उसमें अगर आपको कोई हुआ है, वो भरना है कि नहीं भरना, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है भाइयों और बहनों, कोई मसला किसी तरह का तो प्लीज़ पूछ लें। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल आगे चलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।